नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत ने इस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए प्रकाश पर्व दीपावली को नामांकित किया। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू करेंगे। भारत ने शंघाई में एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया। चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव और लोगों के बीच संपर्क मजबूत होगा। और पुरुष हॉकी में भारत ने केपटाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आज से नई दिल्ली के लाल किला में शुरू होगा। सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा करेंगे। एक रिपोर्ट। भारत ने इस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए प्रकाश पर्व दीपावली को नामांकित किया है। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच करना है। सत्र का उद्घाटन समारोह कल नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूनेस्को के कई विरासत स्थलों का घर होने के अलावा भारत स्वयं दुनिया भर में विरासतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई परियोजनाएं शुरू कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये आयोजन जीवंत परंपराओं की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग अंतर सरकारी बैठक सिर्फ गर्व की बात नहीं है, यह इस बात की भी याद दिलाती है कि हमारी जीवंत परंपराएं हमारे अतीत से जुड़ी हैं और हमारे भविष्य को आकार देती हैं। भारत का हमेशा से यह मानना है कि सांस्कृतिक विरासत सिर्फ पत्थर या पांडुलिपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवंत और गहराई तक अमूर्त है। वाइब्रेंट एंड डीपली इंटेंजिबल। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। भारत और यूरोपीय संघ आज से नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू करेंगे। 2 दिवसीय वार्ता सत्र आज से शुरू होगा, जो यूरोपीय संघ और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने भारत के विश्व वार्षिक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वार्ताएं एक मौलिक रूप से नए चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसे यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता 2.0 कहा। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2023-24 में $137.5 बिलियन तक पहुंच गया। भारत ने श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता बढ़ा दी है। श्रीलंका पिछले सप्ताह आए चक्रवाती तूफान से हुई तबाही से उभरने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत ने बुरी तरह प्रभावित कई जिलों में विस्थापित परिवारों और लोगों की सहायता के लिए आपातकालीन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। एक रिपोर्ट। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपात राहत सामग्री भेजी है, जो तमिलनाडु से भेजी गई 1000 टन की सहायता का हिस्सा है। 700 टन सामग्री वाला एक और जहाज आज दोपहर ट्रिंकोमली पहुंचेगा। ये सहायता भारत के उच्चायुक्त संतोष झा द्वारा श्रीलंका के मंत्री वसंत समर सिंघे को सौंपी गई, जब ये द्वीपीय देश विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात से जूझ रहा है, जिसमें 618 लोगों की जान गई और हजारों विस्थापित हुए। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मानवतावादी मदद निरंतर जारी है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। विश्व दर्पण आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने शंघाई में एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है, जिससे चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव और मजबूत होगा, साथ ही लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। वाणिज्यिक दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने किया। एक रिपोर्ट।
शंघाई की चांगनिंग जिले के डॉनिंग सेंटर में स्थित नया कार्यालय बड़ा और अत्याधुनिक है। इससे सेवाओं में सुधार और क्षेत्र में भारत की भागीदारी मजबूत होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक दूतावास ने कहा कि कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में 30 देशों के महावाणिज्य दूत और भारतीय समुदाय के 500 से अधिक लोग शामिल हुए। भारतीय छात्रों, कलाकारों, गायकों और नर्तकों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारत के सॉफ्ट पावर को उजागर किया। इस अवसर पर प्रतीक माथुर ने भारत सरकार और शंघाई के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विश्व दर्पण के लिए मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले 3 वर्षों के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के कार्यकाल का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। फलस्तीनी शरणार्थियों को सहायता देने संबंधी इस प्रस्ताव को 151 मतों से पारित किया गया। UNRWA के महाआयुक्त फिलिप लाजारिनी ने भारत के समर्थन का स्वागत किया और इसे फलस्तीनी शरणार्थियों के साथ विश्व की एकजुटता की अभिव्यक्ति बताया। वहीं इजराइल ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि UNRWA ने हमास के सैन्य ढांचे को बढ़ावा दिया है। हमास इजराइल के साथ युद्ध विराम के हिस्से के तौर पर अपने हथियारों के जखीरे का इस्तेमाल नहीं करने या उनके भंडार नहीं बनाने पर बात करने के लिए तैयार है। इससे अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते में सबसे मुश्किल मुद्दों में से एक के सुलझने का रास्ता साफ हो जाएगा। हमास के राजनीतिक विभाग के सदस्य बासिम नईम ने कतर की राजधानी दोहा में मीडिया को ये जानकारी दी। इजराइल ने युद्ध विराम समझौते के बाद गाजा में 2 साल से चल रहे हमले को रोक दिया था। इजराइल ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के जवाब में इन हमलों की शुरुआत की थी। नेपाल में निर्वाचन आयोग ने अगले साल 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों को 20 सूत्री निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने उच्च सदन राष्ट्रीय सभा के चुनावों की तिथि अगले साल 26 दिसंबर निर्धारित की है। चुनाव प्रणाली में समावेशी आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल को 1/3 महिला उम्मीदवार को प्रतिनिधित्व देना होगा। पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन में सैनिकों ने एक समूह ने तख्ता पलटकर सरकारी टेलीविजन पर सरकार को भंग करने की घोषणा कर दी। खुद को मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन कहने वाले इस ग्रुप ने राष्ट्रपति और सभी सरकारी संस्थाओं को हटाने की घोषणा की है। ग्रुप ने राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन की जगह लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री को मिलिट्री कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र होने के बाद से बेनिन में कई बार तख्ता पलट हो चुके हैं। और अब बात खेलों की। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रात केपटाउन में 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हरा दिया। दूसरा मैच आज भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे केपटाउन के हार्टलेवाले स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा इस वर्ष की आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है। उधर जर्मनी ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत को 5-1 से हरा दिया है। ये मैच कल रात चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया। भारत की ओर से एकमात्र गोल अनमोल एक्का ने किया। भारत अब बुधवार को कांस्य पदक के लिए अर्जेंटीना से खेलेगा, जबकि फाइनल मुकाबला जर्मनी और स्पेन के बीच होगा। भारत लगातार तीसरी बार स्क्वाश विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट कल से 14 दिसंबर तक चेन्नई के SDAT स्टेडियम में आयोजित होगा। 12 देश इसमें भाग लेंगे, जिनमें मेजबान भारत, पिछला विजेता मिस्र और वर्ष 2023 का उप विजेता मलेशिया शामिल हैं। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने कल अबुधाबी ग्रां प्री के एक मुकाबले में फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीत ली। दूसरे स्थान से शुरुआत करते हुए नॉरिस को पहले ही लैप में उनके साथी ऑस्कर पियास्ट्री ने पीछे छोड़ दिया और वे तीसरे स्थान पर आ गए। इस जीत के साथ नॉरिस वर्ष 2008 में लुइस हैमिल्टन के बाद मैक्लॉरेन के पहले विश्व चैंपियन और F1 इतिहास में 35वें विश्व चैंपियन बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत ने इस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए प्रकाश पर्व दीपावली को नामांकित किया। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे।
भारत में शंघाई में नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया। इससे चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव और लोगों के बीच संपर्क मजबूत होगा। और पुरुष हॉकी में भारत ने केपटाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।